नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जिसका हम सबको इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से, स्पेशली नए जो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने रेलवे में ज्वाइन किया था ग्रुप डी के थ्रू, उनको इस नोटिफिकेशन का काफ़ी इंतज़ार था। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे पास आ गई है और मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, क्या जीडीसी का सिलेबस रहेगा, कौन इसमें एलिजिबल रहेगा, क्या न्यू जॉइनीज़ इसमें एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है एम्प्लॉय से जीडीसी एग्ज़ाम देने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से ये लेटर आया है दोस्तों, और 14/7 को आज ही लेटर आया है। तो ये लेटर भेजा गया है सभी जनरल मैनेजर्स को ऑल जोनल रेलवेज़ के पास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। इसका सब्जेक्ट है जीडीसी एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंदर 25% वैकेंसीज को अब जीडीसी के थ्रू फिल किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बताया गया है। बोर्ड का लेटर जो आया था 20 तारीख और जून के महीने में, उसके आगे ये बात की गई है दोस्तों। अब इसमें क्या है, जो एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं रेलवेज़ के, उनसे जो है एप्लीकेशन मांगी जाएगी दोस्तों। असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट को फिल करने के लिए। तो इसके कनेक्शन में आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जीडीसी को कैसे कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। टेम्पलेट फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस इज एनक्लोज हेयर विद। आगे जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस का एक टेम्पलेट बता दिया गया है कि क्या सिलेबस रहेगा और कितने पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, कैसे हम मेरिट बनाएंगे, कितने बच्चों को लिए जाएगा, वो आगे टेम्पलेट में समझाया जाएगा। वो मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। अब ये है एग्ज़ाम कब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था दोस्तों, एग्ज़ाम कब होगा। अब ये बता दिया गया है कि एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू कंडक्ट सितंबर 2023 के बाद कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है दोस्तों। तो मान के चलिए आप कि नवंबर में, मेरा अंदाज़ा तो ये है कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो तैयार रहिए, पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर पढ़ाई से छूट गया है नाता आपका, तो नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अब जो भी एम्प्लॉय इसको भरेंगे उसके पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले तो वो किसी रेलवे या पीयू में सर्विंग होना चाहिए। जैसे आप अम्बाला नॉर्दर्न रेलवे में हो या साउथ रेलवे में हो, एनडब्ल्यूआर में हो, कहीं भी हो। फिर उसके बाद आपको डिवीज़न मिल चुकी हो, मान लो अम्बाला डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न है, या कोई वर्कशॉप या यूनिट आपको मिल चुकी हो। उसके बाद एक कैंडिडेट के पास अपना नाम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, डेसिग्नेशन, भाई क्या पोस्ट उसको मिली हुई है, डेट ऑफ बर्थ क्या है कैंडिडेट की, आई पास नंबर। दोस्तों आई पास नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को आई पास नंबर अभी मिला नहीं है, तो वो जीडीसी एग्ज़ाम भरने से वंचित रह सकते हैं दोस्तों। और अभी कुछ ज्वाइनिंग बाकी भी है। 29 जुलाई को अभी कुछ बच्चे भर्ती होंगे, और जैसे कुछ एब्सेंटी बच्चे जो पहले आए नहीं थे, वो उनकी भी भर्ती अभी होने लग रही है। दूसरा रिमाइंडर दे के उन्हें बुलाया जा रहा है। तो जो अभी एम्प्लॉयज़ भर्ती होंगे, शायद उनका आई पास नंबर जनरेट ना हो। ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, हो भी सकता है और ना भी। तो अभी आगे जो ज्वाइन करेंगे रेलवे, उनके लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी कि वो ये जीडीसी भर पाएंगे या नहीं। जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं मैक्सिमम का तो आई पास नंबर जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट है कि एचआरएमएस आईडी होनी चाहिए। हाँ, ज्वाइन होते ही आपको एचआरएमएस आईडी दे दी जाती है, तो वो आपको मिल जाएगी। आधार नंबर होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको कोई पोस्टिंग मिल गई हो वो भी मिल जाएगी ज्वाइनिंग के साथ साथ। एक कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी और नोट। फिर उसके बाद है पोस्ट, किस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट अप्लाइड फॉर। एग्ज़ाम ग्रुप ऑफ ट्रेड, किस ट्रेड में कर रहे हो। मान लो आप जेई में तो कर रहे हो तो कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास। एएलपी कर रहे हो तो क्या आईटीआई वगैरह कर, टेक्नीशियन कर रहे हो तो कोई आईटीआई है नहीं, या किस ट्रेड में आईटीआई है वो पता होना चाहिए आपको। फिर परमानेंट आपका एड्रेस, पोस्ट एग्ज़ाम सिटी, किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो ये सिर्फ चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें मेन बात थी आई पास नंबर की, क्योंकि कुछ बच्चों के भाई आई पास नंबर बने नहीं है दोस्तों न्यू ज्वाइन के। जो पुराने ज्वाइनीज हैं उनके पास तो होगा, तो वो तो एलिजिबल हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकल के आई है, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि 3 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो परमानेंट हो चुके हैं रेलवे में, वो एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है। आप सब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जो भी परमानेंट रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं। आगे देखते हैं क्या बताया गया है दोस्तों।
नोडल आरआरबी विल असिस्ट इन होल्डिंग जीडीसी सीबीटी। नोडल आरआरबी है वो असिस्ट करेगी सीबीटी को होल्ड करने में। और उसके सीबीटी के बाद होगा एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। फिर आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो हमें रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स का क्या स्कोर रहा है। आरआरबी का जिम्मा रहेगा ये जोनल रेलवेज को बताना कि भाई इस कैंडिडेट का ये स्कोर रहा है। उसके बाद नेसेसरी एक्शन लेंगी जोनल रेलवेज। तो चलिए दोस्तों आगे क्या बताया गया है। अब आगे हमारी इंपॉर्टेंट बात सामने आने वाली है। अब टेम्पलेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। टेम्पलेट में क्या बताया गया है। पहले बात करते हैं एएलपी और टेक्नीशियन की। इसमें इनका एग्ज़ाम कैसे होगा। वो एक सिंगल एप्लीकेशन भरी जाएगी एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए। कैंडिडेट एक सिंगल एप्लीकेशन फिल करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आरआरसी की। उसके बाद जो है सीबीटी होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी दोस्तों। अब सीबीटी क्या होगा, सीबीटी दो पार्ट्स में होगा, ए और बी पार्ट। ए पार्ट जो है आपका मेरिट बनेगी ए पार्ट से, और बी पार्ट रहेगा आपका क्वालिफाइंग। तो ए पार्ट पे आपका फोकस रहना चाहिए दोस्तों। ए पार्ट में क्या है, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 120 मिनट का, और क्वेश्चन इसमें होंगे 100। तो 100 मार्क्स में से आप कंपटीशन को देखते हुए मान के चलिए कम से कम 80 मार्क्स लेके आने होंगे दोस्तों आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कम से कम 80 बता रहा हूँ, और ज़्यादा लेके आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यही बात बताया कि ए पार्ट में जो है उसी से मेरिट बनेगी, बी पार्ट क्वालिफाइंग रहेगा। अब सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। सिलेबस में आपकी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो सिलेबस पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेन इसमें है मैथ्स, इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स। तो जो मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, मैथ्स का सिलेबस जो है अभी सीजीएल का एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस पैटर्न पर है, और जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हुए थे उस पैटर्न पे है। ऐसे ही रीजनिंग भी एनटीपीसी के पैटर्न पे ही है। तो इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें देखा था मैथ्स और रीजनिंग में आसानी से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में होंगे 75 क्वेश्चंस, 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। ये क्वालिफाइंग रहेगा दोस्तों। तो इसमें 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। ये जो है सेकंड पार्ट, ये आपकी ट्रेड बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ट्रेड का सिलेबस आप जो है DGET इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कुछ दिनों में, तो वहाँ से आप पता कर लीजिएगा दोस्तों। जो ITI ट्रेड हैं, किसमें अप्रेंटिसशिप, क्या अप्रेंटिसशिप कर रखी है उन्होंने, क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो उस बेस पर उनका पार्ट बी एग्ज़ाम होगा। जो आपकी रेलिवेंट ट्रेड है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी दोस्तों। जो भी ट्रेड स्पेसिफाई की जाएंगी उसमें से आपको अपनी रेलिवेंट ट्रेड सेलेक्ट करनी है। फिर अब दोस्तों बात करते हैं जिन बच्चों के पास ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या वो भी एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10+2 12th आपने पास कर रखी है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास होनी चाहिए दोस्तों, फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो आप एलिजिबल रहोगे ALP और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो उनको क्या सिलेक्ट करना है इसमें ये बताया गया है। उनको एक स्पेशल ट्रेड सेलेक्ट करनी है फिजिक्स और मैथ्स की, बाकी और कोई ट्रेड वो सिलेक्ट नहीं कर सकते 12th क्लास वाले। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। मान लो आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, इन चीज़ों में एलिजिबल रहोगे दोस्तों। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ से देख लेना। अभी मैं मेन सिलेबस और मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ इसमें। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आप एलिजिबल रहोगे। ऐसे ही दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसमें आप फिटर मैकेनिक वगैरह में एलिजिबल हो जाओगे। फिर दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगी, और 12th वाले एलिजिबल होंगे सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स वाली ट्रेड के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एक जो पार्ट ए और पार्ट बी के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। एक मिनिमम स्कोर आपको 42 मार्क्स का स्कोर करना होगा इसमें। तो मैंने देखा है पहले भी ALP के एग्ज़ाम में, काफ़ी मुश्किल होता नहीं है ये, अगर आप थोड़ी ही प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको ईजिली आप क्वालिफाई कर पाओगे दोस्तों। कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज़, तो जितनी भी ALP की वैकेंसीज़ होंगी उससे 8 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे हर एक कम्युनिटी से।
UR, OBC, SC, ST इन सभी से 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ सेकंड स्टेज CBT। तो जो पार्ट ए का जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसमें आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। बाकी तो पार्ट बी और जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, तो पार्ट ए में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आना दोस्तों। अब दोस्तों आगे मेन बात कर लेते हैं। ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एप्टीट्यूड को टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही बच्चे मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे दोस्तों। 70% वेटेज जो है पार्ट ए को दी जाएगी और 30% वेटेज जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को दी जाएगी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी आसान होता है, मैं उसका भी सिलेबस आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका जो है RDSO की वेबसाइट पे दे रखा है। साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट में जाके कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके आप क्वेश्चन पेपर और पैटर्न वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जो हम ऑप्शंस और प्रेफरेंस परफॉर्मेंस होगी कैंडिडेट्स की पार्ट ए में, उसके बेस पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल्स डालनी होगी, हम किस कैटेगरी से हैं, क्या डेसिग्नेशन हमारी, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, क्या प्रायोरिटी है उसके लिए। तो ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल्स भरनी है दोस्तों। और ट्रेड डिटेल्स आपको भरनी है, किस ट्रेड से हो आप, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर भी एक काफ़ी पसंदीदा पोस्ट रही है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ओनली सिंगल एप्लीकेशन ली जाएगी जेई के लिए भी, हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा एक सिंगल एप्लीकेशन जेई के लिए। तो इसका क्या सिलेबस है दोस्तों वो देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 120 मिनट 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसका सिलेबस है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज़ फॉर द पोस्ट। तो टेक्निकल एबिलिटीज़ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा इसके लिए। जनरल अवेयरनेस का इसमें सिलेबस बता दिया गया है, वो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी मैं इसकी PDF डाल दूँगा, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है और टेक्निकल एबिलिटीज़। तो ये इसका सिलेबस रहेगा दोस्तों जेई के लिए। यहाँ पर मैं वेटेज बता देता हूँ एक बार। जनरल अवेयरनेस की 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, इन्वायरमेंट 10 और टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 नंबर की दोस्तों। तो 150 नंबर का ये पेपर हो गया और 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो इसमें आपकी टेक्निकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपको एज अ जेई में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जेई की काफ़ी कम वैकेंसी आती हैं और इसमें सिलेक्शन लेना पाना आपको काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी अच्छी मेहनत करनी होगी दोस्तों। ये आपको डिसिप्लिन बता रखे हैं कि अगर आप मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास है तो आपकी मैकेनिकल ट्रेड रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल अलाइड इंजीनियरिंग में आप रहोगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इस तरह की अगर आपकी ट्रेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आओगे आप। सिविल इंजीनियरिंग से आप रिलेटेड हो तो सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की फील्ड में आप दोस्तों आओगे। अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिलेक्शन के लिए। जो रो मार्क्स होंगे सिंगल सेशन में, अगर सिंगल सेशन होता है तो रो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे दोस्तों, लेकिन क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको अप्लाई करते हैं तो ये मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके नॉर्मलाइज स्कोर ही काउंट होंगे मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो ये आगे बताया गया है कि मेरिट इंडेक्स कैसे बनेगी फॉर द ऑल द पेपर्स। तो इसका फॉर्मूला अभी देखने की, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चलो आगे स्किप कर लेते हैं। आगे बताया गया है पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी आपको, आप किस एग्ज़ाम ग्रुप से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वो आपको बताना होगा और वो आपकी प्रायोरिटी देनी होगी इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गार्ड/ट्रेन मैनेजर। ये दोस्तों सबसे पसंदीदा पोस्ट रही है कैंडिडेट्स की, क्योंकि इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें रनिंग अलाउंस मिलता है दोस्तों। अब इसका भी वही प्रोसीजर है, आरआरसी की वेबसाइट पे जाके आपको एक सिंगल एप्लीकेशन डालनी होगी। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर DV होगी आपकी, फिर मेडिकल होगा। अब दोस्तों बात करें तो इसका क्या पैटर्न रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 नंबर की दोस्तों। तो ये पैटर्न दोस्तों अभी जो RRB NTPC के एग्ज़ाम हुए थे 2019 में जो फॉर्म निकले थे और 2023 में जो भर्ती हुई है, उसी पैटर्न पर ये पैटर्न बेस्ड है दोस्तों। वहाँ भी यही 40-30-30 का पैटर्न फॉलो किया गया था,
तो उसके क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा लोगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके क्वेश्चन पेपर जो हमने दिए थे, जिसके थ्रू हम रेलवे में आए हैं, वो मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे दोस्तों। आगे इसका सिलेबस ही बताया गया है, वो सिलेबस भी सेम है, आप PDF जो डालूंगा उसमें देख लेना। मैथ्स, रीजनिंग और GS का सिलेबस बिल्कुल सेम है दोस्तों। जो हमने NTPC का एग्ज़ाम दिया था वही सेम सिलेबस इस बार GDC में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो NTPC के आप पेपर्स देख लेना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बारे में बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड एग्ज़ाम ग्रुप आपको भरना ज़रूरी है। जैसे टेक्नीशियन के लिए भर रहे हो तो ITI एक्ट, कौन सी ITI है आपकी, वो काफ़ी ज़रूरी है। प्रेफरेंस ऑफ ऑल पोस्ट एस अप्लाइड एंड फॉर विच एम्प्लॉइज एलिजिबल, प्रेफरेंस आपको देनी है आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो उसी पर आपकी जितने भी आप मार्क्स स्कोर करते हो एग्ज़ाम में, वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी आपके डिज़ायर्ड पोस्ट पे। तो जो आप प्रेफरेंस पहले नंबर पे डाल दी, अगर आप उसकी मेरिट क्लियर कर रहे हो तो आप उसको सिलेक्शन मिल जाएगा दोस्तों। मिनिमम परसेंटेज बता दी गई है कि भाई इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। 40% UR के लिए, EWS के लिए 40, OBC 30, SC ST 30, ST 25। तो दोस्तों ये मिनिमम मार्क्स बता दिए गए। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर आपको ध्यान से देना है। जो टाई सिचुएशन बताई, 2 कैंडिडेट्स अगर सेम मार्क्स स्कोर करते हैं तो कैसे टाई को ब्रेक किया जाएगा। DV के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे दोस्तों। मेडिकल एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा एक पोस्ट पे। आप कैंडिडेट जो अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही डालना है दोस्तों आपको, इसमें कोई गलती मत करना, वरना बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर आप कुछ नेम चेंज कर रहे हो, शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम ओनली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपने कोई नेम चेंज अपना कर लिया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसे डाल देना दोस्तों। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट पे आ जाएगी। वैकेंसीज़ दोस्तों प्रोविजनल हैं, जो वैकेंसीज अभी बताई जाएंगी वो प्रोविजनल रहेंगी। आगे चल के उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या फिर नील भी हो सकती है दोस्तों। तो इस पर हमारा कोई दावा नहीं रहेगा भैया इतनी वैकेंसीज आपने दर्शाई थी तो इतने पे सिलेक्शन दो। वैकेंसीज आगे चल के घट भी सकती है और बढ़ भी सकती हैं दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे रहेगी ये बात दोस्तों। तो चलिए हमारी वीडियो अभी ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकें दोस्तों। धन्यवाद।